इस जगह तो रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर इस पहाड़ी से छोटी मोटी चट्टान गिरती है। काम करते हैं, इस खाई को पार करने के लिए थोड़ा आगे जाकर पुल बना है। खाई पार करके हम उस तरफ वाली पहाड़ी पर रह लेते हैं। मैंने सुना है बर्फीली जगह पर कई सारे लोग बर्फ के घर बना के रहते हैं, तो क्यों ना हम भी बर्फ का घर बनाएं। बर्फ का घर तो काफी ठंडा होगा ना, हम उस घर में कैसे रह लेंगे? ऐसा नहीं है वेदिका, बर्फ के घर भले ही बाहर से ठंडे होते हैं लेकिन अंदर से काफी गर्म होते हैं। सभी बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और डरते डरते उस बड़ी सी खाई को पार कर खाई की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं और अब बर्फ को इकट्ठा करके उससे घर बनाने लगती हैं। इस बर्फ की वजह से हाथ जलने लग गए हैं। मेरी तो हाथों की स्किन भी उतर रही है। जरा मेरे हाथ तो देखो, बिल्कुल टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। बहुत दर्द हो रहा है। सभी बहुएं ठंड से कपकपाते हुए जैसे तैसे करके बर्फ से एक गुफा जैसा अपना घर बना लेती हैं और उसके अंदर जाकर बैठ जाती हैं, जिसमें थोड़ी गर्माहट तो थी, लेकिन अभी भी सभी को ठंड से काफी हालत खराब हो रही थी। इस पतली सी शॉल के अलावा ओढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो भूख भी लग रही है। इस खाई को पार करके अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो शहर शुरू हो जाता है। एक काम करते हैं, सुबह होने के बाद शहर की तरफ जाएंगे। अगर वहां कुछ काम मिल गया तो कम से कम 2 वक्त का खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अगले दिन सभी बहुएं फिर से उस खाई को पार करती हैं और नीचे शहर की तरफ पहुंच जाती हैं, जहां महक साक्षी को सड़क और घरों के बाहर से बर्फ हटाने का काम मिलता है। वहीं भावना और पूर्णिमा को बड़े बड़े अमीर सेठ के बागों से सेब तोड़ने का काम मिलता है। जिस चीज से हम दूर भाग रहे हैं उसी का काम मिला है। मेरे तो हाथ पर ही सफेद पड़ने लग गए हैं। ना जाने और कब तक इस ठंड को सहना पड़ेगा। एक तो उस खाई को पार करके हमारा घर है, ऊपर से ढलान, तो हम लोग रह रहे हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं कोई खाई में ही ना गिर जाए। यहाँ की तो सारी लकड़ियाँ बर्फ की वजह से गीली हैं। अब हम बिना लकड़ियों के चूल्हा कैसे जलाएंगे? एक काम करते हैं, आगे की तरफ चलकर देखते हैं, क्या पता कहीं सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाएं। सुनीता और उर्मिला दोनों ही सूखी लकड़ी की तलाश में काफी आगे निकल जाती हैं। काफी चलने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ सूखी लकड़ियां मिलती हैं, जिन्हें वो अपने बर्फ वाले घर में ले आती हैं और वहीं छाया बाकी बहू के साथ बड़ी मुश्किल से उन्हें जलाकर खाना बनाती है। खाई के उस पार बर्फीली पहाड़ी इलाके में उन सभी बहुओं का गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया था। अच्छू, अच्छू, अच्छू। छाया तो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। अब तो रात भी कितनी हो गई है। हम लोग खाई को पार करके शहर की तरफ दवाई लेने भी नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ और कितनी तकलीफ झेलनी होगी। हे भगवान, अब तू ही कुछ हम पर अपनी दया दृष्टि कर। सभी बहुएं आग जलाकर छाया को सारी रात घेर कर बैठती हैं और उसका जितना हो सके उतना ध्यान रखती हैं। लेकिन बीतते समय के साथ साथ अब उन सब का उस बर्फीले पहाड़ में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या? ये तो खच्चर है ना? लगता है लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है। एक काम करते हैं, इसे हम अपने साथ ले चलते हैं। अक्सर हम बर्फ पर चलने की वजह से फिसल जाते हैं। अब इस खच्चर पर बैठकर ही हम आया जाया करेंगे। कुमकुम पूर्णिमा उस खच्चर को अपने साथ ले आती हैं, जिसके बाद अब जब भी किसी बहू को कहीं जाना होता उस खच्चर पर बैठकर जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उर्मिला अपने घर के बाहर जमी बर्फ को हटा रही होती है कि तभी अचानक उर्मिला का पैर फिसलता है और वो सीधा लुढ़कती हुई खाई की तरफ जाती है और खाई में लटक जाती है। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गिरने वाली हूँ, कोई बचाओ मुझे। उर्मिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी बहुएं भागी भागी आती हैं। सभी उर्मिला को ऊपर खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन सबकी कोशिश नाकामयाब होती है। तभी छाया अपने बर्फ के घर में जाती है और सभी बहुओं की साड़ियों को आपस में एक दूसरे से बांधकर खच्चर से लपेट देती है और अब वो खच्चर को धीरे धीरे पीछे ले जाने लगती है। सभी बहुएं भी उर्मिला को ऊपर लाने की काफी कोशिश करती हैं और आखिरकार उर्मिला ऊपर आ ही जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ऊपर आ गई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना हम तो सोच रहे थे आज नहीं तो कल हम सभी की मौत पक्की है। पता नहीं अब और कितने दिन रखे हैं किस्मत में जीने के। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सभी बहुएं अपनी खाई के उस पार बर्फ के घर के अंदर बैठी होती हैं कि तभी उसी पहाड़ी पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। लगता है खाई के पास कोई रहता है। देखो तो जरा, शायद उस बर्फ के बने घर के अंदर आग भी जल रही है।
लेकिन ऐसी खतरनाक जगह पर कोई कैसे रह सकता है? चलो चलकर देखते हैं। वो सभी लोग जैसे ही पुल पार करके उस बर्फीले घर के अंदर जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि उन बहुओं के पति थे। अपने पतियों को अपने सामने देख पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं। तुम लोगों ने अपनी ये क्या हालत बना ली है, और तुम ये सब इस तरह इतनी खतरनाक जगह पर क्यों रह रहे हो? हमारे भाई कहाँ हैं? सभी के पूछने पर सभी बहुएं उन्हें ताऊ और ताई की सारी साजिश, अपने पतियों की जेल जाने की बात और यहाँ रहने की सारी हकीकत बताती हैं, जिसे सुन ताई जी ताऊ जी को हमने हमेशा अपने माँ बाप माना और उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। वो सभी अपनी पत्नियों को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकलते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। वहीं अपने भाइयों को भी जेल से छुड़वाकर अब वो सभी मनोहर और कलावती के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अरे तुम अपने ताऊजी और ताईजी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? भूलो मत, हमने तुम लोगों को चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए तो इसका बदला आप लोगों ने ऐसा लिया। आप लोग माफी के लायक नहीं हैं। इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह आप मेरे भाइयों को लेकर गए थे, अब उसी तरह असली मुजरिमों को लेकर चले जाइए। कलावती मनोहर को उनके किए की सजा मिलती है और आखिरकार सभी बहुएं अपने असली ससुराल आ जाती हैं। कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते दिल के। इसी के चलते संजय नाम का एक आदमी था जो बहुत अमीर था। अमीरी के साथ उसके कुछ दुश्मन भी थे जिन्होंने उसे एक बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान एक लड़की ने बचा ली जो अनाथ थी। संजय उसे बेटी बनाकर अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सोनाली ने उसे अपनी सौतन की बेटी समझकर कभी प्यार नहीं दिया। माँ, मैं आप सभी के लिए चाय और पकौड़े लेकर आई हूँ, ये लीजिए। थैंक यू बेटी, पकौड़े की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, गर्मा गर्म है, तुम भी बैठ कर खाओ। सुनो, रसोई में काम अभी खत्म नहीं हुए, तुम जाकर काम करो, फिर आराम से बैठ जाना। ठीक है माँ। निशा के जाने के बाद संजय अपनी पत्नी से कहता है, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनके लिए लड़का ढूंढें और उनकी शादी करवा दें। मैं तो ये बात आपसे कब से करना चाहती थी। एक लड़का मेरी नजर में है हमारी प्रेरणा के लिए। मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ करूंगा, इसलिए अब तुम्हें निशा के लिए भी अच्छा लड़का ढूंढना है। संजय ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही प्रेरणा गुस्से में आती है। माँ, मेरे कमरे से मेरा मेकअप का सामान कहीं दिख नहीं रहा। कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। तुम्हारे कबड़ में ही रखा है प्रेरणा। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमने तुम्हारी शादी का फैसला लिया है। अब अपनी तैयारियां शुरू कर दो। ओ माय गॉड, मेरी शादी तो पूरी डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह होनी चाहिए, सब कुछ प्लानिंग के साथ। और मैं अपना मेकअप पारुल गर्ग से करवाऊंगी। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है वो माँ। अरे बेटी, जिससे तुम कहोगी मैं उसी से तुम्हारा मेकअप करवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। सोनाली बहुत खुश थी, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपनी सौतेली बेटी निशा के लिए लड़का ढूंढना पड़ा और उसने लड़का भी गरीब घर का ही देखा। अरे ये मेरी कौन सी सगी बेटी है? सगी बेटी होती तो थोड़ा सोचती। जहां मैंने रिश्ता देखा है ये उसी के लायक है। सोनाली अपने आप से यह सब कह ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली बेटी उसके पास आई। माँ, मैं आपसे ये कहने आई थी कि क्या आपने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया है? हाँ, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे जैसा ही रिश्ता ढूंढा है। और एक बात कान खोल कर सुनो, कितनी बार कहा है कि मुझे माँ कहकर मत बुलाया करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ, मुझे आपको माँ कहकर ही बुलाना अच्छा लगता है। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे भी वही तैयार होना है जहाँ पर प्रेरणा अपना मेकअप करवाएगी। ये सुनते ही सोनाली हंसने लगती है। तभी वहाँ प्रेरणा भी आ जाती है और ये सब सुन लेती है। अपनी औकात भूल गई हो क्या? मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी तुम्हें वहाँ पर तैयार जहाँ पर मैं हो रही हूँ। माँ, आप कान खोलकर सुन लो, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ये शादी ही नहीं करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी, सिर्फ तुम्हारा मेकअप पारुल गर्ग से होगा। तुम्हारे ऊपर मैं लाखों रुपए खर्च कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। सोनाली के ये कहने पर प्रेरणा खुशी से वहां से चली जाती है। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी का मुकाबला कर सकती हो? सपने में भी मत सोचना। अब चली जाओ यहाँ से। सोनाली के ये कहने पर बेचारी निशा अपने कमरे में आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। काश कि माँ मुझे भी उतना ही प्यार करती जितना वो मेरी सौतेली बहन को करती है। काश कि मैं उनकी अपनी बेटी होती। निशा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इधर प्रेरणा पारुल गर्ग के पास फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लेती है। अच्छा, आप लोगों की 5 लाख रुपए फीस है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए और एक बार मेरी बात पारुल गर्ग से करवा दीजिए। हेलो मिस प्रेरणा, एक्चुअली आई वांट टू इन्फॉर्म यू, आपकी शादी वाले दिन मेरी फ्लाइट है,
जो मैं किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं कर सकती। इसलिए आपको बताए हुए टाइम पर पहुंचना होगा। अगर आप लेट होती हैं तो मैं फ्लाइट के लिए निकल जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे आपसे ही मेकअप करवाना है। मेरी शादी में मेरे जितना खूबसूरत कोई दिखना ही नहीं चाहिए। इस तरह प्रेरणा ने अपने लिए पारुल गर्ग को बुक कर लिया था। इसी के चलते उसने शादी से पहले अपना पैकेज भी बुक करवाया था। एक दिन वो पार्लर से पेडिक्योर मैनिक्योर करवा कर आई। देखो माँ, देखो मेरे हाथ और पैर कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। देखना मैं बहुत सुंदर होने वाली हूँ। मेरी बेटी जितना खूबसूरत और कोई भी हो ही नहीं सकता। ये सब निशा देख रही होती है। काश कि मैं भी ये सब करवा सकती। निशा अपने मन की बात मन में ही रखती है, लेकिन पार्लर से उसका मेकअप करवाने का बहुत मन था। अगले कुछ दिन बाद प्रेरणा इस बार हेयर स्पा करवा कर आती है। ओह माय गॉड, मेरे हेयर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कसम से ऐसे बालों की ख्वाहिश मुझे कितने समय से थी। प्रेरणा ऐसा कहकर निशा को जता रही थी कि उसके लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन वो घर में नौकरानियों की तरह ही काम कर रही है। एक दिन निशा अपने घर के टीवी पर एक एडवर्टाइजिंग देखती है जिसमें कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं। वो उससे काफी कुछ सीख लेती है। कोई बात नहीं, अगर मैं पार्लर नहीं जा सकती तो मैं घर पर रहकर अपनी केयर कर सकती हूँ। निशा संतरे के छिलके से अपना फेशियल बनाती है और चंदन से पैक तैयार करती है, जिसे लगाने के बाद उसकी स्किन खिलने लगती है। आजकल बड़ी ही चमक रही है, ऐसा भी क्या कर रही है, ये मुझे देखना पड़ेगा। सोनाली निशा को घरेलू नुस्खे करते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सगी बेटी से सुंदर हो सकती हो? फ्री की जायदाद मिल गई है तो उसे इस्तेमाल कर रही हो। मैं सब जानती हूँ। सौतेली बेटी तो बन गई हो, लेकिन जो जगह तुम्हारी माँ को इस घर में नहीं मिली वो तुम क्या हासिल कर लोगी? माँ, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी को मैं बस राह चलते मिली और उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया। एक शब्द निकालने की जरूरत नहीं है, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। इस तरह सोनाली निशा को कुछ नहीं समझती। उसी वक्त प्रेरणा पार्लर से नेल एक्सटेंशन करवा कर आती है। उसके नेल्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जब ये सब इतना अच्छे से हो रहा है तो मेरा मेकअप कितना अच्छे से होने वाला है। माँ सोचो, अब देखना मेरी जितनी सुंदर दुल्हन आज तक कोई नहीं होगी। आगे मेरा पार्लर भी तो पारुल गर्ग का है। इस तरह धीरे धीरे शादी वाला दिन आ जाता है और शादी वाले दिन सोनाली को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। प्रेरणा बार बार अपनी माँ को फोन करती है। आखिर माँ को क्या हो गया है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अब मुझे पार्लर कौन लेकर जाएगा? कब आएंगी माँ? सोनाली को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे ही वो आती है प्रेरणा गुस्से में उसको बहुत कुछ सुना देती है। फिर भी सोनाली उसे पार्लर लेकर जाती है और उसे वहां छोड़कर वापस आ जाती है। माँ भाग गई हो, मुझे भी पार्लर ले जाओ ना माँ, मेरी भी तो शादी है, मैं भी अच्छी दिखना चाहती हूँ। ये दिन फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। ओहो, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बड़ी तुझे पार्लर की पड़ी है। रुक जा, करती हूँ तेरा भी इंतजाम। सोनाली अपने मोहल्ले की एक औरत को घर ले आती है जिसे थोड़ा बहुत मेकअप आता था। ये लो 100 रुपए और इस लड़की का मेकअप कर दो। मैं घर पर आए मेहमानों को देखने जा रही हूँ। सोनाली घर पर आए बड़े बड़े अमीर मेहमानों को अटेंड करने लगती है। सोनाली वेन्यू पर होती है। कुछ देर बाद प्रेरणा की कार वेन्यू के बाहर आती है। जैसे ही प्रेरणा कार से बाहर आती है सोनाली खुशी खुशी उसके पास जाती है, लेकिन उसको देखते ही वो रुक जाती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से मैं पार्लर लेट गई। अरे जब माँ का फर्ज अदा ही नहीं कर सकती तो क्यों पैदा किया था? तुमने मुझे टाइम पर पार्लर तो पहुँचा नहीं पाई हो। मेरी शादी क्या खाक करोगी तुम? तुम्हारी वजह से देखो मेरा मेकअप कैसा हुआ है। पारुल गर्ग मेरे पहुंचने से पहले ही फ्लाइट के लिए निकल गई। उसकी असिस्टेंट ने मुझे चुड़ैल बनाकर भेज दिया। 5 लाख रुपए लगाने के बाद भी प्रेरणा की आंखें काली पीली और गाल टमाटर की तरह लाल करके उसे भेज दिया। लेकिन जैसे ही वहां पर निशा पड़ोस की भाभी से तैयार होकर आई, वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही लोग कहने लगे, देखो एक बेटी कितनी सुंदर लग रही है अपनी सादगी में, और दूसरी बेटी पार्लर से तैयार होकर आई है, उसके बाद भी चुड़ैल लग रही है। पता है तुम्हें, ये इसकी सौतेली बेटी है और ये इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। जो हुआ उसकी बेटी के साथ अच्छा ही हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ये सब सुनकर सोनाली रोने लगती है। माँ, अपने आप को संभालो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेरणा का मेकअप ठीक कर देती हूँ। जैसे मैं घर में तैयार हुई हूँ उसे भी घर में तैयार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, कभी तुम्हें अपनी बेटी भी नहीं माना, फिर भी तुमने कभी मेरी बातों का उल्टा जवाब नहीं दिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। आज भी इतना सब कुछ होने